प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस द्वितीय प्रश्न पत्र में 3 पाठ्य पुस्तकें महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के द्वारा लगाई गई हैं और तीनों पाठ्य पुस्तकों में एक तो रक्त ध्वज नाटक है डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी का। उस नाटक का पीडीएफ बना करके मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है, वहाँ से आप उसका अध्ययन करें, फिर हम उसका समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। साथ ही दूसरी पाठ्य पुस्तक है आपके निबंध संग्रह हैं, जिसमें 10-11 निबंध संकलित हैं और उनमें से प्रथम निबंध बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा साहित्य जनसम्मुख हृदय का विकास है, जिसका हमने अध्ययन किया था, और शेष का हम अध्ययन करेंगे। और ये तीसरी जो पाठ्य पुस्तक है आपके वो एकांकी संग्रह है, जिसमें 6 एकांकियाँ संग्रहित हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा जो द्वितीय वर्ष का जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है, उसमें ये एकांकी संग्रह एक पाठ्य पुस्तक आपकी, जिसके ऊपर के कवर पेज की फ़ोटो मैंने आपके ये फ्रंट पेज पे दी हैं। और इस एकांकी संग्रह के जो संपादक हैं वो संपादक हैं डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी, जयपुर के साहित्यकार, समीक्षक, आलोचक, संपादक। और ये जो एकांकी संग्रह हैं, इस एकांकी संग्रह में जो ये प्रमुख एकांकियाँ आपके संकलित है, हालांकि हिंदी एकांकी का स्वरूप विकास, एकांकी का उद्भव विकास, एकांकी के प्रकार, एकांकी के प्रमुख तत्व, इनके तो मैंने पीडीएफ नोट्स बना के और एक तरह से मॉडल आंसर के रूप में पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में हमने पढ़ ही लिया था। और ये जो 6 एकांकियाँ आपके पाठ्यक्रम में देखिए, 6 का शीर्षक विवरणिका मैंने यहाँ पर दी है आपकी पाठ्य पुस्तक की। नया पुराना एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क, ये पहली एकांकी है जिसका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। दूसरी एकांकी दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, और तीसरी एकांकी है बीमार का इलाज उदय शंकर भट्ट जी, और चौथी हैं भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर, और पांचवी हैं ईद और होली सेठ गोविंदास, और छठी एकांकी हैं सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा। तो ये जो 6 एकांकी आपके पाठ्यक्रम में हैं, यानी कुल मिलाकर के 3 पाठ्य पुस्तकें, एक रक्तध्वज नाटक, एक निबंध संग्रह और एक एकांकी संग्रह। इन तीनों पाठ्य पुस्तकों से 3 तो आपके एक तरह से व्याख्याएं हो गई, 3 व्याख्याएं आपकी मुख्य परीक्षा में 3 तो व्याख्याएं होगी, और जो तीनों व्याख्याएं हैं वो 10-10 अंकों की होगी। और इन तीनों ही पुस्तकों से 3 तो व्याख्याएं 10-10 अंक की, और 3 ही आलोचनात्मक प्रश्न होंगे जो 18-18 अंक होंगे, यानी कुल 54 अंकों के तो 3 प्रश्न और 30 अंकों की आपके होगी 3 व्याख्याएं। साथ ही एक 16 अंकों का जो प्रश्न होगा, और वो 16 अंकों का एक ही प्रश्न वो निर्धारित हैं आपके, एक तो एकांकी पुस्तक है, दूसरी निबंध पुस्तक हैं, और तीसरी आपके नाटक है। तो इन तीनों के उद्भव और विकास और तीनों के प्रमुख तत्वों से संबंधित या विशेषताओं से संबंधित या प्रकारों से संबंधित जो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने काफ़ी विस्तार से इनको पढ़ चुके हैं हम। तो 16 अंकों का पाठ्यक्रम जो है, प्रश्न पत्र जो है, पाठ्यक्रम जो है, जिसका अध्ययन हम पिछले ऑनलाइन कक्षा में कर चुके हैं। तो ये आपका पाठ्यक्रम है द्वितीय प्रश्न पत्र का। और प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका है रीतिकालीन काव्य में 8 कवियों से संबंधित, जिसमें 8 कवियों की कविताओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो ये पहले एकांकी हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी के द्वारा रचित नया पुराना एकांकी। तो उपेंद्र नाथ अश्क जी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर हम थोड़ा दृष्टिपात कर लेते हैं, फिर नया पुराना एकांकी की मुख्य विषय वस्तु पर हम बातचीत करेंगे। उसके बाद इस एकांकी को हम पढ़ेंगे, इनका रसास्वादन करेंगे। तो आइए हम आरंभ करने जा रहे हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क जी ने अपनी साहित्यिक यात्रा
उर्दू लेखन से प्रारंभ की थी। प्रथम बार सन 1935 ईस्वी में इनका हिंदी लेखन प्रकाश में आने लगा। इनके अनुभव और साहित्य लेखन की परिधि अत्यधिक व्यापक हैं, विस्तृत हैं। अस्क जी के कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से कुछ का हम नाम लेना चाहेंगे यहाँ पर। एक तो चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके एकांकियों पर पाश्चात्य शिल्प विधि का स्पष्ट रूप से प्रभाव झलकता है और स्थानीयता के प्रति आग्रह भी हैं। अनुभूति की वास्तविकता और वातावरण की यथार्थ सृष्टि तथा सांकेतिक प्रतीकों की भ्रमार, इस प्रभाव से स्पष्ट परिणाम उभर करके आते हैं कि इनके ऊपर पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव है। इनके अतिरिक्त इनकी एकांकियों की जो विषय वस्तु भी हैं वह विषय वस्तु सामाजिक और पारिवारिक हैं। जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, आडंबर प्रियता एवं जड़ता पर इन्होंने निर्मम प्रहार किए हैं। मानसिक भावों का सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण और चित्रण एवं अंतर्द्वंद्व का चित्रण इनकी एकांकियों को अविस्मरणीय बना देता है। शैली का व्यंग्यात्मक पुट भी संप्रेषण को और अधिक तीव्रता प्रदान करता है। एकांकी लेखन में अस्क जी की दृष्टि रंगमंचीय रही है। इनकी एकांकियाँ रंगमंचीयता की दृष्टि से सफल हैं और स्टेज तथा रेडियो पर भी इनकी एकांकियों का प्रभावी मंचन हुआ है। शिल्प का परिमार्जन रूप देखते ही बनता है। व्यंग्य और हास्य के सफल प्रयोग ने यथार्थवाद को जीवंत बना दिया है। आपका चरवाहे एकांकी यानी चरवाहे एकांकी संग्रह हिंदी एकांकी विधा में एक नवीनतम प्रयोग है। इसका शीर्षक सांकेतिक है और सूक्ष्म की अभिव्यक्ति में भी सफल रहा है। इसी तरह देवताओं की छाया में संकलित एकांकी जीवन के संघर्षों एवं अंतर्द्वंद्वों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। साथ ही शोषित वर्ग की वेदनाओं, कलुषित वर्ग वेद, घुटन और वर्ग में वैषम्य की पीड़ा को भी प्रभावी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अस्क जी के एकांकी सामाजिक दृष्टिकोणों से परिपक्व और अभिनय कला के गुणों से परिपूर्ण हैं। और ये था इनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व और एकांकियों की विषय वस्तु पर हमने अभी बात की। और अब हम बढ़ते हैं आपकी इस पाठ्य पुस्तक में जो 6 एकांकी है उसमें पहले एकांकी संकलित हैं नया पुराना शीर्षक से। इसकी विषय वस्तु पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हिंदी के अग्रणी लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी ने हिंदी नाटक को नए आयाम दिए हैं। उनके नाटकों और एकांकियों में नए और पुराने का जो अंतर्द्वंद्व है वो बहुत ही तार्किकता और मार्मिकता के साथ अभिव्यंजित हुआ है। नया पुराना एकांकी भी इसी अंतर्द्वंद्व को रेखांकित करता है। कुछ मित्र एक यथार्थवादी नाटक खेलना चाहते हैं। नाटक के कथानक की खोज में वे एक आदर्शवादी पात्र देवचंद की कल्पना करते हैं जो कुछ आदर्शों को लेकर जी रहा है। यानी एक तरह से एक सामान्य शिक्षक हैं जो प्राचीन जो आदर्श हैं उन आदर्शों पर वह चल रहा है, उन आदर्शों को लेकर के उन्हीं आदर्शों के साथ वो जीता रहा है। वे एक सामान्य शिक्षक हैं, अत्यंत ईमानदार, निष्ठावान। उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा जिसका नाम लिली होता है और लिली की माँ ने इस ईमानदार शिक्षक पर यानी देवचंद पर अत्यधिक विश्वास किया और देवचंद के पास में 60,000 उस समय के 60,000 की जेवर बतौर अमानत रख जाती है। यानी कहने का तात्पर्य अमानत के तौर पे वो रख के चली जाती हैं। जब इनकी आवश्यकता पड़ी मेरी पुत्री की यानी लिली की शादी में, तब मैं इनको आपसे लेकर के चले जाऊंगी, बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी स्टाम्प पत्री के। लेकिन देवचंद का जो एक मित्र हैं
रवि दत्त जो उसी के मकान में रहता है, और वो अपनी पत्नी यानी उसका जब अभी विवाह होता तो अपनी पत्नी के लिए उन्हीं जेवरों में से एक रानी हार मांग लेता है। तो देखिए, उसका मित्र रवि दत्त उससे अपनी पत्नी के लिए देवचंद से रानी हार मांग लेता है, किंतु देवचंद बिना लिली की माँ से पूछे हार नहीं देता। लिली की माँ को देवचंद पर विश्वास है, पर देवचंद की पत्नी उन दोनों के संबंधों को लेकर के उन पर शक करती है। देवचंद रविदत्त से रानी हार वापस मांगता है तो रविदत्त उसे सलाह देता है कि वे गहने लौटाए नहीं बल्कि खुद ही उनको हजम कर जाएं, पर देवचंद का मन इसे स्वीकार नहीं करता। उनका आध्यात्मिक भीरू मन इसको नहीं मानता, उसका अंतरात्मा इसको स्वीकार नहीं करती। वह अपनी पत्नी की मदद से रविदत्त की पत्नी से रानी हार ले लेता है। यानी रविदत्त जो एक वैद्य हैं, उसका अभी विवाह होता है और उसकी पत्नी से वो जैसे तैसे हैं, खुद की पत्नी का सहारा बना करके उससे वो रानी हार वापस लेता है। वे सारे गहने वापस करने के लिए लिली की माँ को बुलाता है और वह यह भी बहाने बनाता है कि उसका खुद का जो मन है वह बेईमान हो गया है और गहने लौटा देता है कि पता नहीं कब मेरा ही मन मचल उठे और तुम्हारे इस अमानत के बतौर जो रखी हुई संपत्ति गहने हैं इनको मैं हजम कर जाऊं या कोई चोर चोरी करके ले जाए, इसलिए ये अमानत मैं तुम्हें वापस सौंपता हूँ, अब मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता। यहीं लेखक चुपचाप बैठे व्यक्ति के माध्यम से यह सवाल उठाता है कि नाटक तो यथार्थवादी नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में यह ईमानदारी आडंबर सी लगती है। आधुनिकता का तकाजा तो यही है कि हाथ में आया हुआ माल हजम कर लिया जाए, यह आधुनिकता है। पर क्या जीवन इस यथार्थ से कुछ उन्नत हो पाएगा, या इन थोड़े से पैसों को हजम करने से क्या व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर हो पाएगा? तो ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं जो समाज के ऊपर, आज की आधुनिक युवा पीढ़ी पर ये प्रश्न लगाए जाते हैं। उपेंद्र नाथ आस्की जी यही सवाल छोड़ देते हैं कि पुराने जो मूल्यों की बलि देकर, पुराने यानी प्राचीनतम मूल्यों की बलि देकर नए मूल्यों को स्वीकार करना क्या अर्थ रखता है। तो इस दृष्टिकोण से एकांकी बहुत रोचक हैं और संदेशपूर्ण हैं। प्राचीन आदर्श जो मूल्य हैं उनको नहीं छिपाया जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता। उन्हीं मूल्यों पर भारतीय संस्कृति टिकी हुई है और आज की जो आधुनिकता है उसमें मूल्य पतन की ओर कवि ने यहाँ, लेखक ने यहाँ संकेत किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था एक तरह से नया पुराना जो एकांकी हैं उसका संक्षिप्त विषय वस्तु का परिचय। और अब हम एक तरह से इस एकांकी को आरंभ करने से पूर्व इसमें जो प्रमुख जो पात्र हैं उन पर हम दृष्टिपात कर लेते हैं। नया पुराना एकांकी एक चरित्र प्रधान एकांकी हैं और इसके पात्र परिचयों में एक देवचंद इस एकांकी का नायक हैं। और ये एकांकियाँ जो भी रंगमंच पर प्रस्तुत की जाती हैं, अभिनय के द्वारा ही सब कुछ पात्रों का चरित्र और कथा वस्तु और सभी का विकास होता है और सभी का चरित्र उभर कर का आता है। तो कहने का तात्पर्य देवचंद एक प्रिंसिपल है, एक आदर्शवादी और पुराने विचारों वाला एक प्रिंसिपल है जो एक स्कूल चलाता है। और प्रतिमा देवचंद की पत्नी है। नारी सुलभ, ईर्ष्या भाव और शंका इसमें मौजूद हैं। तो कहने का तात्पर्य देवचंद और प्रतिमा दोनों एक पति पत्नी हैं। रविदत्त एक वैद्य जी हैं, चिकित्सक है, एक तरह से नए समाज का वो प्रतीक हैं। और दुराचरण और बदनीयति इसकी रहती है। एक तरह से ये रानी हार को भी दबाना चाहता है और अपने मित्र देवचंद को भी कहता है कि जो अमानत के तौर पे जो 60,000 के गहने रखे हैं उसे तो हजम कर जा। आधुनिकता यही कहती है। फिर भाभी जो है वो वैद्य की पत्नी यानी देवदत्त जो चिकित्सक है, वैद्य जी हैं, इसकी पत्नी है, नई नवेली दुल्हन है, जिनको इन्होंने रविदत्त जी ने देवदत्त जी से रानी हार लेकर के पहनाया था, जो वापस देने की नीयत नहीं थी। कमल जो है वो एक रवि का मित्र हैं, पत्रकार हैं, एक तरह से वह लेखक हैं। और एक इनमें पात्र हैं अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति,
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हैं पात्रों का परिचय। देवदत्त, प्रतिमा, रविदत्त, भाभी, कमल और अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति। तो कुल 6 पात्र इसमें बनकर के आते हैं। जब इसमें एकांकी में जो मूल बात होती है वो एक तो देवचंद का चरित्र उभर करके आता है। इस पर एक प्रश्न बनता है आपका कि देवचंद जो है परिश्रमी हैं, सदाचरण युक्त हैं, मित्रता का निर्वाह करता है, स्पष्टवादी हैं, परिवार का कल्याण जानने वाला है, निर्धन व्यक्ति हैं, चतुर व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं और दृढ़ निश्चय भी हैं और कुछ अच्छा करने की इच्छा भी रखता है। तो इस तरह से 9-10 चारित्रिक विशेषताएं इसके ऊपर आती है। और रविदत्त जो इस देवचंद का जो मित्र हैं, ये कार्य के प्रति जागरूक तो है ही, साथ ही मृदुभाषी, यथार्थवादी और बेईमान हैं। इसकी नीयत ठीक नहीं है। इसी तरह से प्रतिमा का चरित्र देखिए, कुशल गृहिणी है जो देवचंद की पत्नी है और संकालु नारी भी हैं। अपने पति पर ये शंका भी करती हैं, लिली की माँ जब कहने रखती हैं तो ये शंका भी करती हैं कि तुम दोनों में जो है अनैतिक संबंध भी हो सकता है। तो संकालु नारी संवेदनशील भी हैं और चतुर और चालाक भी हैं। ये रानी हार वापस भी ले लेती है। इसी तरह से जो ये 3 तो प्रमुख पात्र हैं इसमें, देवचंद, रविदत्त और प्रतिमा। तो इनमें से मुख्यतः जो नायक, इसका एकांकी का नायक वो देवचंद, इसी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रश्न बनता है। दूसरा एक प्रश्न बनता है कि इनमें इस एकांकी में किन किन मूल्योपतन की ओर संकेत किया गया है। ये एक चरित्र प्रधान एकांकी है। समाज में जो अर्थप्रियता, स्वार्थपरकता, अविश्वास की जो परंपराएं जो हैं क्षीण होती जा रही है, वो उनका सजीव चित्रण है। छल कपट आदि भावनाएं, जैसे देखिए मूल्य पतन किन किन का हुआ। एक तो स्वार्थपरकता बढ़ती जा रही है, छल कपट बढ़ता जा रहा है, अविश्वास की भावना लगातार बढ़ती जा रही है। हर कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, एक दूसरे के साथ हम छल कपट करते जा रहे हैं, हम हमारे स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। अर्थप्रियता, बस धन से प्रेम करते हैं और धन के वास्ते कुछ भी कर डालते हैं, हर किसी के साथ विश्वासघात कर देते हैं, बेईमानी की हद तक हम चले जाते हैं, दुराचरण करने लग जाते हैं और बदनीयतें हमारी होती है। किसी के पैसे और संपत्ति, धन संपदा को हम हड़प लेना चाहते हैं, जो कि हमारी कमाई हुई पूंजी नहीं होती। तो इस तरह से इन 8 बिंदुओं में इससे जो नया पुराना जो एकांकी है, इसके माध्यम से वर्तमान समाज में जो हो रही मूल्य पतन की कहानी को कवि ने रेखांकित किया है। तो ये सब प्रश्न भी आपके बन सकता है। तीसरा एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, नया पुराना एकांकी की मूल संवेदना। तो इसमें यही है कि नए आदर्शवादी विचारों पर पुराने थोपे हुए विचार जो आधुनिकता से ग्रस्त है, इन विचारों को थोप करके पुरानी परंपराओं को तोड़ा जा रहा है, जबकि भारतीय संस्कृति इन पुरातन परंपराओं पर ही केंद्रित है, उन पर ही आधारित है। एक प्रश्न और बनता है कि एकांकी तत्वों का आधार पर नया पुराना एकांकी की समीक्षा कीजिए। तो एकांकी के जो 6-7 तत्व होते हैं, उन तत्वों के आधार पर प्रत्येक एकांकी की आपको समीक्षा करनी होगी। 6 एकांकी आपके हैं पाठ्यक्रम में, 2 एकांकी, यानी कहने का तात्पर्य 2 आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, दोनों अथवा में होंगे, दोनों में से एक आपको करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि जो अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो इस नया पुराना एकांकी की विषय वस्तु जो है उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो और कोई विद्यार्थी पहली बार इन वीडियोज को देख रहे हैं तो उनसे आग्रह है कि वो इन वीडियोज को एक तरह से लाइक करें, कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।